नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज से हम एक श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं जिसमें कि राहु से लेकर के सभी नवग्रहों के हम फलादेश को फलित करेंगे भाव के आधार पर कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठ करके किस प्रकार के रिजल्ट देने का कार्य करता है। आज इसी श्रृंखला की हम शुरुआत कर रहे हैं और हमारी शुरुआत हो रही है राहु ग्रह से। राहु ग्रह जब लग्न पत्रिका के विभिन्न 12 भावों में विराजमान हो करके किस प्रकार के परिणाम देने का कार्य करते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, पहले हम जान लेते हैं कि राहु ग्रह आखिर है क्या और इससे हमारी कुंडली पर क्या फर्क पड़ता है। साथियों, राहु ग्रह एक छाया ग्रह होता है। इसकी अपनी स्वयं की कोई भी राशि नहीं होती, परंतु ये जिस राशि में बैठ जाता है, जिस राशि में विराजमान हो जाता है, उस राशि के स्वामी के अनुरूप ये परिणाम देना शुरू कर देता है। साथियों, इसकी भी कारक लग्न और अकारक लग्न होती हैं और ये भी भेदभाव करता है। कहने का मतलब है अपनी कारक लग्न में आकर के इसके परिणाम बदल जाते हैं और अकारक लग्न में जाकर के इसके परिणाम भिन्न हो जाते हैं। कहने का अर्थ है यदि इसकी कारक लग्न है तो इसके परिणाम कुछ ठीक रहते हैं, अच्छे भी मिल जाते हैं, परंतु यदि ये अकारक लग्न में है तो मैं कुछ विशेष भावों की चर्चा करूंगा, सिर्फ वहाँ पर ही इसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिल जाते हैं, वरना इसके अकारक लग्न में अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। साथियों, राहु की कारक लग्न कौन सी होती हैं जिसमें ये अच्छा परिणाम देने का कोशिश करते हैं, वे हैं वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न एवं कुंभ लग्न। इन लग्नों में राहु जो हैं वो अच्छा परिणाम देते हुए देखे जाते हैं, परंतु इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि आपकी वृषभ लग्न में राहु कहीं पर भी बैठे हों, गौर से नोट करिएगा, राहु कहीं पर भी बैठे हों अच्छे रिजल्ट देने का कार्य करेंगे, परंतु यदि ये अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र में या अपने शत्रु ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं तो इनके बुरे परिणाम देखने को ही मिलते हैं। जैसे वृषभ लग्न में मंगल जो हैं वो प्रबल मारक ग्रह होते हैं। वृषभ लग्न में जैसे आपकी लग्न 2 नंबर से स्टार्ट हो रही हो तो सप्तम भाव का स्वामी कौन बनते हैं? मंगल। तो सप्तम भाव आपका मारक भाव होता है, लग्न का मारक भाव सप्तम भाव होता है और इनकी मंगल की दूसरी राशि वृषभ लग्न में जाती है व्यय भाव में, यानी कि 1 नंबर की मेष राशि व्यय भाव में जाती है। तो यहाँ पर मंगल हो जाते हैं प्रबल मारक। अब जब भी राहु मंगल की राशि या मंगल के नक्षत्रों में बैठेंगे तो ये बुरे परिणाम ही देंगे, ये बिल्कुल ध्रुव सत्य बात है। इसके बाद में एक उदाहरण आपको और दे देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको अकारक लग्न का उदाहरण दूंगा। जैसे मिथुन लग्न होती है, मिथुन लग्न में राहु कारक होते हैं, परंतु जैसे मिथुन लग्न में 3 नंबर की राशि आ गई यहाँ पर, तो 9 नंबर की आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब राहु 9 नंबर की राशि जो कि धनु राशि है और राहु के शत्रु की राशि है, यदि मिथुन लग्न में भी होंगे तो भी बुरे परिणाम ही देने का कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब है कि कारक लग्न में भी अगर इनकी प्लेसमेंट अपने शत्रु की राशि या शत्रु के नक्षत्र में हो जाती है तो इनके अच्छे परिणाम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते। और यदि अपने मित्र के राशि में बैठे हुए हैं, अपने जो है मित्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा परिणाम देते हैं, अपनी कारक लग्न में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो कई बार देखने में आता है कि 70% केसों में कारक लग्न में ये अच्छे परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। अब आ जाइए अकारक लग्न में। इनकी अकारक लग्न कौन सी हो गई? मेष लग्न। अकारक क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इनके शत्रुओं की ये लग्नें बनती हैं और ये इनके मित्र की लग्न बनती है। जैसे वृषभ लग्न के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव। शुक्रदेव कौन है? दैत्यों के गुरु। राहु कौन है? राक्षस। तो इनकी मित्रता है, ठीक है। ये शनि से भी इनकी मित्रता होती है, ठीक है। बुध से भी इनकी मित्रता होती है।
तो राहु इन लग्न वालों के मित्र हैं और इन लग्न वालों के शत्रु हैं। तो राहु के जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे यहाँ मिलते हैं और ज़्यादा खराब यहाँ मिलते हैं देखने को। अब बात करते हैं मेष लग्न किसकी है, मंगल की लग्न। कर्क लग्न किसकी है, चंद्र की लग्न। सिंह लग्न किसकी है, सूर्य भगवान की लग्न। वृश्चिक लग्न किसकी है, मंगल की लग्न। धनु और मीन लग्न किसकी है, गुरु की लग्न। ये सब इनके हैं शत्रु। अब देखिए कुछ विशेष भाव होते हैं, अगर राहु का प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाए तो ठीक ठाक परिणाम मिलेंगे देखने को, वरना इन लग्नों में खराब परिणाम ही देखने को मिलते हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं मेष लग्न है, मेष लग्न की शुरुआत क्या हुई, 1 नंबर से यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पर मेष लग्न में यदि राहु की प्लेसमेंट छठवें घर में हो जाए तो यहाँ पर राहु की उच्च राशि कन्या पड़ेगी। ठीक है, अगर यदि किसी की मेष लग्न है तो राहु की उच्च राशि यहाँ पर पड़ेगी छठवें भाव में। यहाँ पर राहु कैसे होकर के बैठे हैं, उच्च के होकर के, कन्या राशि में राहु उच्च के होकर के बैठते हैं। तो यहाँ पर एक तो राहु का ये फेवरेट हाउस है, क्यों, क्योंकि यहाँ से शत्रुओं को देखा जाता है और राहु है प्रबल सेनापति हैं राक्षसों की सेना के, तो इनको षड्यंत्र करना, दुश्मनों का नाश करना बेहद पसंद है। छठवें भाव में आकर के ये शत्रु हंता का योग बनाते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं का दमन कर देता है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज ये देखेंगे कि शत्रुओं का दमन कब होगा, जब व्यक्ति के शत्रु होंगे। और तो यहाँ पर राहु इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु भी होंगे वो बड़े बड़े शत्रु होंगे और उनका दमन ये करता है। ठीक है, तो अब मेष लग्न में यहाँ पर तो अच्छे परिणाम दे दिए, बाकी का ये कहीं पर भी बैठ जाएंगे। जैसे कि मेष लग्न में अब बुध की राशि में बैठ जाए 3 नंबर पर यहाँ पर आकर के, ठीक है, तो यहाँ पर भी राहु जो है बलवान हो गए। शास्त्रों में कहीं पर मिथुन राशि में राहु को उच्च दिखाया गया है, कहीं कन्या राशि में उच्च का दिखाया गया है। तो राहु के कन्या राशि और मिथुन राशि दोनों में ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यह कि ये पराक्रम का भाव है, पराक्रम के भाव में राहु आकर के बैठेंगे, वो भी 3 नंबर की राशि में, तो आपको क्या लगता है ये अच्छे परिणाम ही देंगे, क्योंकि पराक्रम से जुड़ी हुई बात हो गई, पराक्रम का भाव है और राहु अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पर। ठीक है, इसके अलावा कहीं पर भी बैठेंगे तो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो अकारक लग्नों में कुछ केस ऐसे बन जाते हैं जहां पर राहु के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हों, वरना यहाँ पर 70% खराब रिजल्ट ही देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया था 70% अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ऐसे ही यहाँ पर 70% खराब रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो साथियों, ये सूक्ष्म रूप से मैंने आपको राहु का इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये कहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे और कहाँ पर इनके बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब आप देखिए कि यदि अकारक लग्न है और राहु की प्लेसमेंट आपकी गलत भाव में भी है, तो आप देखेंगे यदि राहु की महादशा लग गई तो ये व्यक्ति को चौपट कर देते हैं। अपनी महादशा में व्यक्ति को मतलब दिन में तारे दिखाने का कार्य कर देते हैं और व्यक्ति इनकी महादशा को हाथ जोड़ते हुए ही, मतलब चाहे कितना भी बलवान व्यक्ति हो, कितना भी उसके अंदर धैर्य कूट कूट के भरा हो, कितना भी पराक्रमी व्यक्ति हो, आप देखेंगे राहु की दशा में वो चूहा बन ही जाता है। कहने का मतलब है कि उसके सारे के सारे जो हिम्मत और पराक्रम है वो धरा का धरा रह जाता है और उसको जो ये जिस हिसाब से लपेटने का कार्य करते हैं वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, ये एक आपको सूक्ष्म रूप से मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब बात कर लेते हैं राहु यदि कुंडली के इन भावों में कहीं पर भी विराजमान हो जाएं। अब लग्न को इग्नोर करिए क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हर लग्न पर हर राशि पर वीडियो बनाना इतना संभव भी नहीं है। तो मैं भाव के आधार पर राहु को फलित करता हूं। आप देखिएगा कुछ इस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ सूचना दे दूं, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों, जब भी राहु लग्न भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, जब भी राहुदेव लग्न में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग का ऐसा प्रयोग करता है और ज़्यादातर मामलों में वह गलत प्रयोग ही करता है।
झूठ को भी इतनी सफाई से बोलता है कि आपको शायद सच से भी ज़्यादा उस पर विश्वास हो जाए। राजनीतिक भाषा में यदि बात करूं तो जैसे किसी बात का प्रोपोगेंडा या प्रपंच बनाया जाता है, इसी प्रकार से लग्नस्थ राहु वाला किसी बात का प्रोपोगेंडा बना देता है। जब भी लग्न में राहु विराजमान हो, आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो किसी से भी पंगा ले लेता है। उसको ये पता भी नहीं होता, और पता हो भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले में कितनी पावर है या सामने वाला इनका कितना क्या बिगाड़ सकता है। इन्होंने केवल पंगा लेना है तो लेना है। हकीकत से बिल्कुल बेपरवाह होते हैं, मतलब झूठी दुनिया में जीते हैं, स्वप्न की दुनिया जिसे कहते हैं उसमें जीते हैं। भविष्य के सुनहरे सपनों में खोया रहना ये पसंद करते हैं। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक चीज अच्छी है कि लग्न में जब भी राहु विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा लेता है। यदि ये राजनीति के क्षेत्र से अपने आप को जोड़ लें या किसी न किसी संगठन में अपने आप को जोड़ लें तो इनको अच्छी तरक्की मिलती है। साथियों, अब बात कर लेते हैं राहु जब भी द्वितीय भाव जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होते हैं तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जब भी द्वितीय भाव में राहु विराजमान होंगे तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के होता है, और यदि ये जन्म स्थान पर ही बने रहते हैं तो इनका भाग्योदय कभी भी नहीं हो पाता। संतान से संबंधित इनको कोई ना कोई समस्या बनी रहती है यदि ये कुंडली मिलान करके विवाह ना करें, तो संतान से संबंधित कोई ना कोई पीड़ा इनको जीवन भर बनी रहती है। इनका स्वयं का परिवार इनका साथ देना तो दूर की बात रहा, इनसे दुश्मनी मोल लेकर के बैठा रहता है। ये जितने कटुवाणी के आपको नजर आते हैं, कटुवाणी बोलने वाले, हार्श टॉक करते हैं, तो जितने कटुवाणी के नजर आते हैं आपको लगता है कि अरे ये कैसी बातें कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये व्यक्ति जो है वो दिल के बहुत ही साफ व्यक्ति होते हैं। जो इनके हृदय में होता है वही इनके जबान पर होता है। साथियों, अब बात करते हैं राहु देव जब भी तृतीय भाव में विराजमान हों तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अनुशासन को अपने जीवन में बहुत गहराई से पालन करता है। वह अपने दोस्त भी ऐसे लोगों को ही बनाता है जो अनुशासन का पालन करते हों। ये जैसे आपको बाहर से दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसके विपरीत ये अंदर से होते हैं। मतलब इनका भीतरी चेहरा अलग होगा, बाहरी चेहरा अलग होगा, दोनों में स्वभाव बिल्कुल विपरीत होगा। ये बात आपको खुद से ऑब्जर्व करनी होगी। जब भी आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं आप खुद से देखेंगे कि इनकी डबल पर्सनैलिटी होती है, ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है। और आप देखेंगे कि इनका भी जो भाग्योदय है वो घर से बहुत दूर जाकर के होता है। चाहे छोटी ही सही, परंतु ये एक छोटी सी लाइब्रेरी मेंटेन करना पसंद करते हैं। किताबों को समय समय पर पढ़ना पसंद करते हैं। जब भी इनको समय मिलता है ये अध्ययन करना पसंद करते हैं। अपने भाई बहनों के सामने न जाने इनको क्या हो जाता है कि अपनी छोटी छोटी बातों को भी मनवाने में ये लाचार दिखाई पड़ते हैं। चाहे ये सही बात ही क्यों ना मनवा रहे हो, परंतु ये अपनी सही बात भी मनवा नहीं पाते अपने भाई बहनों के सामने। अब बात कर लेते हैं राहुदेव जब भी चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे तो कैसा परिणाम देखने को मिल सकता है। तो ऐसा व्यक्ति की इच्छाएं और ऐसे व्यक्ति को संतुष्टि जीवन में कभी नहीं मिल पाती जब भी राहु चतुर्थ भाव में विराजमान हो, क्योंकि ये सुखों का भाव है। जब भी राहु जैसे ग्रह यहाँ पर विराजमान होते हैं तो इस भाव से सेटिस्फैक्शन की कमी देखी जाती है। अब यहाँ से क्या देखा जाता है? भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख और आपका पारिवारिक माहौल। ठीक है, तो आप ऐसे व्यक्ति की चाहे कितनी भी इच्छाएं पूरी कर दें, ऐसे व्यक्ति को आज आप एक इच्छा पूरी कर दीजिए, कल परसों फिर कर दीजिए,
आगे से आगे आप कितनी भी इच्छाएं पूरी कर दीजिए, इनकी इच्छाएं कभी नहीं बढ़ती। किसी प्रकार की निंदा करनी हो, किसी प्रकार के जो शुभ माहौल हो, अच्छा माहौल, अच्छे भले माहौल में कमी निकालने का कार्य ये करते हैं। और यदि किसी चीज़ में कमी ढूंढनी हो तो आप इनको इनवाइट कर दीजिए, ये उस चीज़ में कमी ढूंढ करके आपको दे देंगे। अच्छे भले माहौल में दुखी कैसे हुआ जाता है, दुखी कैसे रहा जाता है, इन्होंने इस पर पीएचडी कर रखी होती है। माता से भी वैचारिक मतभेद यहाँ पर राहु करवा देते हैं और माता के स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती अवश्य है जब भी राहु चतुर्थ भाव में विराजमान हो। अब साथियों बात कर लेते हैं, राहु जब भी पंचम भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, पंचम भाव जो कि आपके उदर को देखा जाता है, आपके पेट को देखा जाता है, आपकी शिक्षा को देखा जाता है, आपके बच्चों को देखा जाता है, मनोरंजन देखा जाता है। जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होते हैं तो पेट संबंधी व्यक्ति को रोग हमेशा बना रहता है। दवाइयाँ थोड़े दिन कारगर होती हैं, बाद में दवाइयाँ कार्य करना बंद कर देती हैं। ये हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। जब भी इनको निर्णय लेना होता है तो ये हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं और जब समय लास्ट डेट का नज़दीक आ जाता है तब इनकी उड़ जाती हैं हवाइयाँ। इस कारण से ये जीवन में कई अवसर खो बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेहनत नहीं करते, कई बार ये मेहनत करते हैं परंतु मेहनत का इनको फल बिल्कुल भी मिल नहीं पाता। पैतृक संपत्ति इनको जरूर मिलती है परंतु ये उसको नष्ट कर बैठते हैं। साथियों, अब बात करते हैं राहु जब भी रोग रिपु ऋण यानी कि छठवें भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए राहु व्यक्ति को गलत तरीके से धन का संचय जरूर करवाते हैं। स्वयं ये व्यक्ति कला प्रेमी होता है, कवि हृदय होता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ राहु बहुत बड़ी खासियत लेकर के आता है कि इस व्यक्ति का चाहे कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो, इसके सामने सरेंडर कर ही देता है। इनको स्वयं कमर दर्द और पीठ दर्द और हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं राहु जब भी सप्तम भाव में विराजमान हो जो कि रिलेशनशिप का भाव है तो कैसा परिणाम देंगे। तो साथियों, ये राहु की प्लेसमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यदि इन्होंने कुंडली मिलान करके विवाह ना किया हो और राहु की स्थिति यहाँ पर है तो आप निश्चित तौर पर ये मान करके चलिए कि वैवाहिक जीवन में कटुता आएगी ही आएगी और ये बात बिल्कुल 100% है। जेन्युइन बात है कि यहाँ पर कटुता आएगी आएगी यदि राहु सप्तम भाव में विराजमान हो जाए। और छोटी छोटी बातों से इनके लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, बात कब तलाक तक पहुँच जाएगी ये स्वयं भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते। ऐसे व्यक्ति को व्यापार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि ये व्यापार करना चाहते हैं तो जन्म पत्रिका में और ग्रहों की कंडीशन को देखना चाहिए। तो ये किसी विद्वान ज्योतिष से परामर्श जरूर ले लें, अन्यथा इनको व्यापार में घाटा जरूर होता है। इनसे मैं यही कहूँगा कि यदि ये नौकरी करें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। पर्यटन के भी ये शौकीन होते हैं और इनको भी पेट से संबंधित या गैस से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है। साथियों, अब बात कर लेते हैं राहु यदि अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम देखने को मिल सकता है। तो साथियों, इनका बदन चाहे कितना भी गठीला बना रहे, कितने भी आपको हष्ट पुष्ट ये बाहरी रूप से दिखाई देते रहे, परंतु इनका अपना शरीर जो है वो अंदर से खोखला होता है, उतने ही ज़्यादा रोग इनको होते हैं। ऐसा व्यक्ति अनावश्यक क्रोध करता है और बार बार क्रोध करने की वजह से इनके अंदर चिड़चिड़ापन, घबराहट, एंग्जाइटी जैसी समस्याएं आ जाती हैं। यदि ये मनोचिकित्सक से सलाह लें तो ये ठीक भी हो सकते हैं और ये राहु की दशा अंतरदशा में यदि संभल कर चलें तो इनकी 80% समस्याएं स्वतः ही सॉल्व हो जाती हैं। बस राहु की महादशा अंतरदशा में ये खुद को संभाल लें।
बहुत ज़्यादा बोलने की इनको बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा बोलने की इनको आदत होती है। जहाँ पर इनको बोलना चाहिए वहाँ पर भी बोलते हैं, जहाँ इनको नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर भी बोल पड़ते हैं, और इस कारण से इनको कई बार अपमानित भी होना पड़ सकता है। साथियों, अब बात करते हैं, राहु जब भी धर्म कर्म के भाव, भाग्य के भाव, पिता के भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो इन व्यक्तियों का भी जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के होता है। पेट और श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई प्रकार का रोग इनको लगा रहता है। यदि इनको किसी का इंतजार करने के लिए कह दिया जाए तो यह उनके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य साबित होता है। बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, किसी का इंतजार करना ये पसंद नहीं करते। खाली बैठना भी इनको काल के समान लगता है, ये खाली भी नहीं बैठ सकते। इनके अंदर एक विशेष बात होती है, ये अपना दर्द किसी को भी नहीं बतलाते, अपना दर्द स्वयं झेलते रहते हैं, और जीवन में इनको भी तरक्की अवश्य मिलती है। साथियों, अब बात कर लेते हैं, राहु जब भी दशम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, इस भाव की एक विशेष बात है। तो दशम भाव में विराजमान राहु की एक आप देखेंगे विशेष आदत होती है, क्योंकि मजबूत भाव है, यहाँ पर राहु बड़े बड़े सपने दिखाता है जातक को। इस वाले राहु को गधा और मगरमच्छ दोनों की उपाधि दी गई है। कैसे गधा, कैसे कि जब ये मेहनत करने पे आते हैं तो दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, ना खाना देखेंगे ना पीना देखेंगे, बस इनको एक चीज की भूख है, वो है नाम की, कि इनका नाम बड़ा कैसे बने, क्या ऐसा कार्य ये अपने जीवन में कर ले कि इनका नाम बहुत बड़ा हो जाए। ये इनको बहुत बड़ी भूख होती है, और गजब के आलसी भी होते हैं। अब आप कहेंगे ड्यूअल पर्सनैलिटी ये कैसी, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु ये ड्यूअल पर्सनैलिटी देता है। ये मैंने 99% केसों में ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर बैठा हुआ राहु या तो बहुत मेहनती बना देगा, बहुत मेहनती बना देगा व्यक्ति ना, मतलब उसको खाने पीने तक का होश नहीं रहता है जब वो मेहनत करने पे आता है। ऐसा भी मैंने देखा है जब वो मेहनत करने पे आता है, और जब आलस्य दिखाने पर आता है तो मगरमच्छ जैसे पानी में पड़ा रहता है ना, पड़े हैं तो पड़े हैं, फिर उस हिलना नहीं है। आलस्य मतलब इतना प्रधान व्यक्ति हो जाता है कि मतलब इसके जैसा आलसी आपको फिर देखने को भी नहीं मिलेगा। कभी कभार आपको विश्वास नहीं करेंगे, कभी कभार ऐसा व्यक्ति जो है वो लड़ाई करना भी पसंद नहीं करता। इस वजह से नहीं कि वो डरपोक है, इस वजह से कि कौन लड़े जा करके, आलस्य के कारण, कि कौन लड़े जाके, कौन उठे और कौन लड़े। मतलब इस गजब, इतना गजब का आलसी भी ऐसा व्यक्ति होता है। बड़ी बड़ी डींगें हांगना, बड़े बड़े हवाई किले बनाना इस व्यक्ति की बहुत बड़ी विशेषता होती है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार कैरियर चेंज करना पड़ता है। स्थायित्व तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी से बहुत कोसों दूर होता है, मतलब अप्स एंड डाउन्स बार बार जीवन में आते हैं, और स्थायित्व की कमी देखी जाती है, एक रेगुलरिटी की कमी देखी जाती है। किसी कार्य को शुरू करेगा, कुछ दिन करेगा, कुछ दिन करने के बाद उस काम से ऊब जाएगा, फिर दूसरा कार्य करने लगेगा, मतलब काम सारे छेड़ देगा, सारे के सारे अधूरे, इसकी विशेषता है। और एक बात आप और नोट कर लीजिए, यहाँ पर बैठा हुआ राहु यदि मंगल पीड़ित हो जाए कहीं पर भी पूरी कुंडली में, मंगल यदि पीड़ित हो गए या फिर अकारक भाव के स्वामी बन गए, जैसे 6, 8 या 7 के, 12 के, इन भावों के स्वामी मंगल हैं आपकी जन्म पत्रिका में, और राहु दशम भाव में विराजमान है, और मंगल के नक्षत्र में विराजमान हो जाएं, बस इतना काम आप देख लीजिए। मंगल के नक्षत्र में हो जाएं, मंगल की राशि में हो जाएं, मंगल कमजोर होकर के बैठे हों, और मंगल अकारक ग्रह आपकी कुंडली में हों, तो ये आपको निश्चित तौर पर अपनी महादशा अंतर्दशा में कर्ज के ऐसे दलदल में ढकेलेंगे कि आपके लिए कई बार वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। ये बहुत बड़ी विशेषता मैं बता रहा हूं, आप चेक करके बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर दीजिएगा ये स्थिति अगर है तो, ठीक है। इसके बाद में अब मैं बात कर लेता हूं कि जब भी एकादश भाव में राहु विराजमान हो तो कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे।
तो ऐसा व्यक्ति दावा तो ये करता है, जिसके एकादश भाव में राहु हो, ऐसा व्यक्ति दावा तो ये करता है कि इनका जो कार्य करने का तरीका है वह सबसे हटके है, सबसे अलग है। परंतु आप देखेंगे कि इनकी जो कार्य करने की गति होती है वह बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी गति से ये कार्य करते हैं और कहते ये हैं कि मैं हर कार्य को अलग तरीके से करता हूं। जितनी भी ये मेहनत करते हैं उसका पूरा लाभ इनको मिल नहीं पाता। कई बार ये शिक्षा के क्षेत्र से, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से या ट्रेडिंग से संबंधित कोई ना कोई कार्य जरूर करते हैं और इनकी जो मेहनत है उस मेहनत का फल अंत में इनको नहीं मिल पाता। और यदि ये पार्टनरशिप में बिजनेस कर लें तो उस पार्टनरशिप का लाभ इनका पार्टनर लेकर के चला जाता है और ये हाथ मलते रह जाते हैं। अब साथियों बात करूंगा कि जब भी राहु द्वादश भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के पास चाहे कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना रहें, हर चीज को करने के लिए हर साधन उपलब्ध हों इनके पास, फिर भी जो है ये अपने रिसोर्सेज का ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। सही समय पर सही निर्णय ये व्यक्ति नहीं ले पाता। पैतृक घर का लाभ इनको जरूर मिलता है। इनको या तो बेटा या माता के द्वारा बनाया हुआ घर अवश्य मिलता है। इनकी जो काम ऊर्जा है, काम की जो शक्ति है, उसको ये व्यर्थ ही बहाने में बड़े माहिर होते हैं, जिसका कि आगे चल करके इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पर बैठे हुए राहु कई बार आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों में उलझाकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का कार्य भी करते हैं। यहाँ जब भी राहु बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को अपने अपने देश से परदेश जाने में लाभ प्राप्त होता है और वहाँ पर ये ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। ये अपने होम टाउन में या अपने देश में कम तरक्की करते हुए देखे जाते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर अवश्य हुए होंगे। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमसे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।